हम्म। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट में चल रहा था पावर। पावर का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम तो होता ही है, पी इंटू आई भी होता है, आई स्क्वायर आर भी होता है, या फिर बी स्क्वायर बाई आर भी होता है। वोल्टेज और रेसिस्टेंस रहे पावर निकाल लेंगे, करंट और रेसिस्टेंस रहे तब भी पावर निकाल सकते। करंट या वोल्टेज मालूम रहे पावर कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है ना। आपसे कहा जाए कि एक बल्ब है और उस बल्ब का फिलामेंट का रेसिस्टेंस दिया है 400 ओम, और उस बल्ब में जोड़ दिया गया हम लोग 400 ओम फिलामेंट का रेसिस्टेंस है, और इससे करंट पास करे, सप्लाई ऑफ करंट 5 एम्पियर का पास करे, तो पावर कैलकुलेट करना है। पावर कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? करंट, पावर का करंट और रेसिस्टेंस वाला फॉर्मूला याद करो, आई स्क्वायर आर। पुट कीजिए, 5 5 या 25, रेसिस्टेंस 400, यानी कि 25 100 पे 20, 10,000 वाट, या फिर इसको हम लोग 10,000 वाट बोले, या फिर 10 किलो वाट भी बोला जा सकता है। नहीं, यदि यहां पर सेल डाल दें, यहां पे आप यहां डाल दो कितने वोल्ट का? 100 वोल्ट का सेल डाल दो। 100 वोल्ट सप्लाई लाइन से जोड़, रेसिस्टेंस है कितना? 400 ओम। आप आराम से निकाल सकते हो पावर डेसिपेशन कितना हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर। वोल्टेज कितना? 100 वोल्ट, तो 100 × 100 डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू 400, यानी कि 25 एम्पियर का। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? एक देखिए, इसी पर करंट, मान लो एक बल्ब का, कल भी बताए थे, इस पर क्वेश्चन और देते हैं। मान लीजिए एक बल्ब है, उस पे फिलामेंट, उसका रेटिंग दिया हुआ है, सपोज कीजिए 50 वाट, एंड 100 वोल्ट। 50 वाट एंड 100 वोल्ट। ठीक है ना। यहां पर हम लोग डाल दिए 80 वोल्ट सप्लाई से, फिलामेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ग्लो करेगा। मैक्सिमम कितना वोल्ट तक ये इसका फिलामेंट बर्दाश्त कर सकता है? तो 100 वोल्ट का है, तो यहाँ मैक्सिमम आप 100 वोल्ट लगा सकते हो। 100 वोल्ट से ज्यादा सप्लाई करेंगे, ये फिलामेंट इसका फ्यूज हो जाएगा, गल जाएगा, और फिर सर्किट ब्रेक हो जाएगा। लेकिन आपसे कहा जाए कि बताइए, इसमें 10 एम्पियर का करंट दे रहे हैं, 10 एम्पियर का करंट दिया गया, वोल्टेज हटा दी, 10 एम्पियर का करंट देंगे, तो ये बल्ब बचेगा या गल जाएगा? सोचने वाली बात। ठीक है ना।
10 एम्पियर का करंट दे रहे हो। रेसिस्टेंस हम लोग क्या कर लें, पहले निकाल लें। रेसिस्टेंस निकालने के लिए पावर और वोल्टेज दिया हुआ है, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर करो, तो आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। हम इस बल्ब का रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो पी का वैल्यू कितना है 100, तो 100 इंटू 100 बाई पावर कितना है 50, तो ये कटा, यानी कि रेसिस्टेंस हो गया कितना 200 ओम, है ना, 200 ओम। अब यदि इसमें 10 एम्पियर का करंट पास करा रहे हो, 10 एम्पियर का करंट पास करा रहे हो और रेसिस्टेंस है कितना 200 ओम, तो कहने का मतलब हो गया कि यहाँ वोल्टेज आई इंटू आर से निकल जाएगा ना, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना मिलेगा, आई इंटू आर से, आई 10 और रेसिस्टेंस देख लो 2000 वोल्ट हुआ, और इसकी क्षमता कितनी है 10 वोल्ट, 100 वोल्ट। तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हीटेड होगा और इसका फिलामेंट गल के गिर जाएगा। यदि हम 1 एम्पियर का देते तो 1 एम्पियर का करंट देते तब भी ये 200 वोल्ट यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मिलता। अब बल्ब का क्षमता कितना है 100 वोल्ट बर्दाश्त करने की, फिलामेंट गॉन। यदि यहां पर हम लोग 0.1 एम्पियर का करंट दें तो ये बच जाएगा। क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि इसके साथ हम कितने एम्पियर का, कितने ओम का रेसिस्टर लगा दें, कितने ओम का रेसिस्टर लगा दें, ये बल्ब मिनिमम कितने ओम का यहाँ रेसिस्टर लगा दें कि ये जो 10 एम्पियर, यहाँ पर सपोज करो 1 एम्पियर का करंट दिया जा रहा है, 1 एम्पियर का, तो 1 एम्पियर का करंट देने के लिए 1 एम्पियर करंट पास करा रहे हैं, बल्ब 50 वाट का है और वोल्टेज उसका कितना है 100 वोल्ट। तो आपसे क्वेश्चन है कि यहाँ पर कितना ओम का रेसिस्टर लगाया जाए कि बल्ब फ्यूज ना हो। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे सर्किट यहाँ पे जो भी रहे, आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, बना सकते हो। करंट दिया हुआ है, हम इसका रेसिस्टेंस निकाल चुके हैं कितना ओम 200 ओम। देखिए 200 ओम का निकालेंगे, आएगा कितना 200 ओम। यहां पर कितना ओम का रेसिस्टर लगाया जाए ताकि ये गले नहीं। समझ में आ रही बात, कितने ओम का रेसिस्टर लगाया जाए ये गले नहीं, क्वेश्चन हमारा ये है। तो यदि आप 1 एम्पियर का, यदि हम यहां पे रेसिस्टर यदि निकालना चाह रहे हो तो करंट हमारा दिया हुआ है कितने एम्पियर का 1 एम्पियर का, करंट 1 एम्पियर का है। और यदि ये रेसिस्टर नहीं होता, ये रेसिस्टर फिलहाल मान लो नहीं होता, तो इसके अक्रॉस वोल्टामीटर का रीडिंग आप देखो तो कितना होता, इस वोल्टामीटर का रीडिंग बताओ कितना होगा। यदि ये नहीं होता तो 1 मिनट के लिए इसको हटा दो, तो इसका वोल्टेज आ जाता, वोल्टामीटर क्या रीड करता कि करंट 1 एम्पियर गया और रेसिस्टेंस 200 ओम है, तो दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 1 इंटू 200, यानी कि 200 वोल्ट। बल्ब फ्यूज हो जाता, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ये V1 का वैल्यू कितना बता रहा है 200 वोल्ट, और ये बल्ब जो है वो मैक्सिमम 100 वोल्ट तक करंट बर्दाश्त कर सकता है, तो फ्यूज नहीं कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 200 वोल्ट का जो है, यहां पर एक ऐसा रेसिस्टर हमको लगाना पड़ेगा जो 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस बनाए।
ये आर ओम का या कुछ भी रख दो, आर ओम का लगा दिए। यहां पर हमें V2 कितना आना चाहिए, सीरीज में जोड़ना है, सीरीज में। तो सीरीज में यहां पर V2 का वैल्यू क्या हो कि ये इसका वोल्टेज कितना हो जाए, 200 वोल्ट हुआ ना जी, नेट वोल्टेज अभी कितना है, 200 वोल्ट है। तो 200 वोल्ट में 100 वोल्ट इसको दे दिया जाए। यदि V2 का वैल्यू 100 वोल्ट यहाँ पर वोल्टेज हो जाए, तो ये सप्लाई क्या हो जाएगा, ये बल्ब क्या हो जाएगा, बच जाएगा। बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, नहीं समझ में आई बात। चलो, तो V2 का वैल्यू हमको रखना पड़ेगा कितना, 200 और -100। 200 टोटल वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज में 100 वोल्ट घटा दो, यानी कि 100 वोल्ट यहाँ पर, यदि हम 100 वोल्ट यहाँ पर V2 का वैल्यू 100 वोल्ट कर दें, तो इसके लिए भी वोल्टेज कितना मिलेगा है। तो वोल्टामीटर का रीडिंग यहाँ मिनिमम कितना होना चाहिए, तो 100 वोल्ट होना चाहिए। करंट कितना जाएगा, आई करंट इसमें गया तो वही करंट इसमें जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि V2 बराबर I इंटू आर। V2 का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 100, आई का वैल्यू 1 एम्पियर, रेसिस्टेंस कितना R, तो R का वैल्यू यहां पर एक और लगाना पड़ेगा, कितने ओम का, 100 ओम का हम लोग एक रेसिस्टर लगा दें, तो ये बल्ब फ्यूज होने से बच जाएगा। पता नहीं समझ में आया, नहीं। यदि हम लोग यहाँ पे 200 ओम का है यहाँ पर लगाओ, 100 ओम का और रेसिस्टर यहाँ लगा दें, तो इसका वोल्टेज आई इंटू आर के अनुसार कितना हो जाएगा, 100 ओम हो जाएगा। 100 ओम लगा दिए तो 200 वोल्ट टोटल दिख रहा था। 200 वोल्ट में 100 वोल्ट ये ले लिया, तो 100 वोल्ट ही ना ये लेगा मैक्सिमम, 100 वोल्ट लिया तो कितना हो गया, समझ में आ रही बात। यदि आपसे यहीं पर कहा जाता है, ये क्वेश्चन देखो, पहले ये क्वेश्चन देखो, इस पर हम लोग और क्वेश्चंस बनाएंगे। मान लीजिए कि दो बल्ब है और एक का रेटिंग दिया है, एक का, दो बल्ब्स हैं और दोनों बल्ब को हमने जोड़ रखा है किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक बल्ब यहां लगा दिया, दूसरा बल्ब यहां लगा दिया गया, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। 100 वॉट, 200 वॉट एंड 100 वोल्ट का है, और ये 100 वॉट एंड 200 वोल्ट का है, और दोनों को जोड़ दिया जाए, मैक्सिमम कितना वोल्ट से आप जोड़ सकते हो, ये 100 वोल्ट और ये 200 वोल्ट। यदि आप 120 वोल्ट डालोगे, 120 वोल्ट डालोगे, लेते हो, तो ये फ्यूज कर जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर तो इन दोनों के अलावा ये दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों के साथ कोई सीरीज में तो है नहीं, इसलिए ये 120 वोल्ट इस सर्किट के लिए भी करंट आपको I1 क्या के लिए भी वोल्टेज हमको लेना पड़ेगा 120 वोल्ट, और I2 के लिए भी वोल्टेज लेना पड़ेगा। अब कुछ नहीं है, कोई सीरीज में इन दोनों के अलावा सीरीज में नहीं जुड़ा हुआ है, तो 120 वोल्ट का वोल्टेज इसको भी मिलेगा, 120 वोल्ट का वोल्टेज इसको भी मिलेगा, दोनों टर्मिनल्स का वोल्टेज तो यही ना रहेगा जी। या ए और बी है, इसको मान लो बी ए बी, निकालो अपने आप आ जाए। तो 120 वोल्ट देंगे तो ये बल्ब तो फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि ये 100 वोल्ट का है और ये 200 वोल्ट का है, सप्लाई कितने का दिया, 200 वोल्ट का, तो ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा, ये रह जाएगा, क्योंकि ये 200 वोल्ट बर्दाश्त कर सकता है, ये दिया गया सप्लाई कितना है, 120 वोल्ट, करंट तो इससे पास कर जाएगा, नहीं कर जाएगा। तो घरों में जो वायरिंग की जाती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में की जाती है, इसीलिए की जाती है कि एक रूम का बल्ब फ्यूज भी हो जाए तो दूसरे रूम का बल्ब
चलता रहे। बात समझ में आ रही है? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का एडवांटेज है, हम लोग देखेंगे। लेकिन सपोज कीजिए कि यहाँ 100 वोल्ट दें, तो 100 वोल्ट सप्लाई दें, तो ये बल्ब भी नहीं फ्यूज करेगा, ये भी नहीं फ्यूज करेगा, दोनों ग्लो करेंगे। 100 वोल्ट दें तो ये बल्ब भी नहीं फ्यूज करेगा, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना 100 वोल्ट, इसका भी कितना 200, ये तो बच ही जाएगा। लेकिन 100 वोल्ट से ज्यादा सप्लाई करेंगे तो ये फ्यूज कर जाएगा। और ये अब आपको बताना है कि कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। तो भैया जिसमें करंट ज्यादा जाएगा उसमें वो बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, जिसमें करंट कम जाएगा वो बल्ब कम ग्लो करेगा। तो आइए पहले निकालते हैं, देखते हैं कि हम लोग I1, तो सबसे पहले तो इसका रेसिस्टेंस R1 और इसका रेसिस्टेंस R2 मान लो। R1 और R2 हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। R1 और R2 निकालोगे तो पावर और वोल्टेज 200 वाट और 100 वोल्ट का ये बल्ब है, हम लोग रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। पावर और वोल्टेज रेसिस्टेंस वाला फॉर्मूला लो, पावर इज इक्वल टू V² बाई R। तो R के लिए फॉर्मूला क्या मिला, V²बाई T। अब ये V है, ये पावर है, यहाँ पुट करेंगे तो R1 का वैल्यू आ जाएगा कितना 100 × 100। ये कितना है 100 × 100 बाई 200। ये 20 कट गया, यानी कि 50 ओम का ये बल्ब हमारा कितने ओम का है, तो 50 ओम का है। R2 निकाल के देखिए, R2 निकालेंगे फिर वही फॉर्मूला, लेकिन V इस बार लेंगे 200, 200 × 200 और पावर हो गया कितना 100 वाट। 20 कैंसिल हुआ, यानी कि ये हुआ आपका कितना 400 ओम का। शॉर्टकट तरीका भी बनेगा, शॉर्टकट तरीका भी मिलेगा। ये इसका रेसिस्टेंस 50 ओम और R2 का कितना मिला 400 ओम। अब इस सर्किट का हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यार नहीं निकाल लेंगे, और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मिल जाएगा, नेट वोल्टेज पता है हमको, पता चल जाएगा कि करंट I का वैल्यू क्या होगा, है जी नहीं। तो यहां पर करंट I का वैल्यू यदि निकालने, पहले तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा R1 और R2 का। तो दो रेसिस्टर रहे तो फटाफट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा 50 × 400 बाई 400 + 50, यानी कि 50 × 400 बाई 450। एक जीरो मार दो, 5 9 45, यानी कि 400 बाई 9 ओम। टोटल रेसिस्टेंस सर्किट का निकल गया 400 बाई 9 ओम है। आ रही बात समझ में, देख लो। अब हमारे पास सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस निकल गया, तो मेन करंट निकाल लेंगे। वोल्टेज है 100 वोल्ट, सप्लाई लाइन दिया गया है जिससे जोड़ा गया है, और रेसिस्टेंस 400 बाई 9, 9 ऊपर चला गया, यानी कि 9/4 एम्पियर का करंट कहां से निकला, सर्किट में फ्लो कर रहा है। इस जंक्शन पे आके ये क्या हो जाएगा, यही I करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, I1 और I2। I1 में यदि जाता है तो हमें कैलकुलेट करना है I1 और I2। I1 का वोल्टेज बताओ, वही होगा ना जो I1 के लिए जो वोल्टेज होगा वही I2 के लिए वोल्टेज होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में, और वो होगा कितना, तो 100 वोल्ट। कितना होगा 100 वोल्ट। अब नहीं हुए आपको समझ में आ रही है तो बात देखिए, यहाँ पर बड़ा सा वोल्टामीटर लगा दीजिए और VAB निकाल लीजिए, यही तो होगा। VAB इसके लिए भी वोल्टेज है, VAB इसके लिए भी वोल्टेज, VAB कैलकुलेट करो, VAB इज इक्वल टू I इंटू RAB। A और B के बीच टोटल रेसिस्टेंस कितना हम लोग निकाले, यही तो है 400 बाई 9। तो VAB का वैल्यू कितना आया, I आया था कितना 9/4, और RAB कितना 400 बाई 9, कटा कितना आया, वही 100 वोल्ट है।
तो ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन डायरेक्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ कोई सीरीज में नहीं जुड़ा हुआ है, कोई सर्किट, कोई रेसिस्टर सर्किट सीरीज में नहीं जुड़ा हुआ है, सारा का सारा वोल्टेज इन दोनों को मिलेगा। यदि सीरीज में कुछ जुड़ा हुआ रहता तो ये 10 वोल्ट कुछ यहाँ खर्च होता, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अलावे वहां भी बढ़ता वोल्टेज। तो अभी ये करने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन हमको पता नहीं, डाउट था, पता नहीं कुछ लोग समझ रहे होंगे और कुछ लोग नहीं समझ रहे, तो करके दिखा दी। तो वोल्टेज कितना लेंगे जी? 100 वोल्ट लेंगे। तो I1 के लिए भी वोल्टेज 100 वोल्ट और रेसिस्टेंस कितना? 50। तो रेसिस्टेंस 50 यानी कि 2 एम्पियर का करंट इसमें जाएगा I1 में। और I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसके लिए भी वोल्टेज कितना? 100 वोल्ट और रेसिस्टेंस कितना निकालें? 400, यानी कि 1/4 एम्पियर का करंट जाएगा। I1 2 एम्पियर और I2 1/4 एम्पियर। दोनों को जोड़ने पे I के बराबर होना चाहिए। जोड़ के देखो 9/4 आ जाएगा ना, यानी कि आंसर सही है। एक बात और यहाँ देखने वाली है कि किसमें इसमें इस सर्किट में जिसका रेसिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिसका रेसिस्टेंस कम है उसमें करंट ज्यादा पास किया, देखो 2 एम्पियर का पास किया I1। और जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा था उसमें करंट उतना टाइम कम हुआ। देखो 50 से ये कितना टाइम्स है? 50 का 8 गुना है। 50 का कितना गुना है? अब देखो ये मतलब देखने की चीज है, ये 8 गुना है कि नहीं है? रेसिस्टेंस देखा जाए तो इसका रेसिस्टेंस इसके रेसिस्टेंस से 8 गुना है। तो इसमें जो करंट पास कर रहा है दो एम्पियर का, और इसमें पास कर रहा है 1/4 एम्पियर का, तो इसमें करंट इससे 8 गुना है। इसका रेसिस्टेंस इसका 8 टाइम्स है, तो इसमें करंट इसका 8 टाइम्स होगा। अब इस चीज को पकड़ सकते हैं तो पकड़िए। यदि यहां पर इसका रेसिस्टेंस डबल होता, रेसिस्टेंस इसका डबल होता किससे? इससे, तो इसमें करंट जो फ्लो करेगा इसका जस्ट डबल करंट इसमें पास करेगा। इसका रेसिस्टेंस इससे 3 गुना होता तो इसमें करंट इसका 3 गुना फ्लो करता, तभी तो वोल्टेज बराबर रहेगा यार। सिंपल सा हिसाब तो है। देख करके भी आप बता सकते हो कि रेसिस्टेंस इसका 8 गुना है, यानी कि इसमें करंट ज्यादा पास करेगा। करंट ज्यादा पास करेगा तो ये बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा और ये बल्ब कम ग्लो करेगा। सिंपल। नहीं समझ में आई बात? क्लियर हुआ? अभी नहीं। एक क्वेश्चन आप लोग खुद से करके देखिए, इस पर अपने आप क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि यहां पर हम लोग रेटिंग बदल देते हैं। क्वेश्चन एकदम इसी टाइप का है और आपको निकालना है। क्वेश्चन है कि बल्ब 200 वाट का है और पावर भी आपको दे दिया गया 200 वोल्ट। यहां भी जो दिया गया है ये 100 वाट का है और 100 वाट का बल्ब है, और पावर आपका, अरे वोल्टेज आपका 200 वोल्ट ही है। ठीक है ना? और सप्लाई यहां से दे दिया जाए कितने वोल्ट का? सप्लाई यहां दे दो आप 150 वोल्ट का। बदल दिए, फ्रैक्शन में जाएगा, लेकिन सॉल्व करना है। हम लोग R1 निकाल लें, R2 निकाल लें, और कोशिश कीजिए। आपको कहा जा रहा है कि कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, ये R1 और ये R2। R1 R2 से ही पता चल जाएगा क्वेश्चन में, लेकिन I1 और I2 भी निकालिए आप। ठीक है ना?
मान लिया जाए कि पावर का फॉर्मूला वही होगा, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो पावर यानी आर का फॉर्मूला हो गया वी स्क्वायर बाई पी। तो R1 का वैल्यू कितना निकलेगा, निकालिए आप लोग, कीजिए, हाथ लगाइए, देखते हैं किसका आंसर आता है। R1 का वैल्यू आएगा, पावर कितना है 200, वोल्टेज भी है 200, 200 इंटू 200 बाई 200 यानी 200 ओम हो गया R1 का वैल्यू। R2 का वैल्यू निकाल लिया जाए, R2 का वैल्यू आ जाएगा पावर 100 और वोल्टेज भी वही है 200 इंटू 200 बाई 100 वाट, यानी कि ये हो जाएगा 400 ओम का। एक 200 ओम का यानी कि R1 हम लोग निकाल लिए 200 ओम और R2 निकाले 400 ओम। जाहिर सी बात है रेसिस्टेंस कितना है 200 और इसमें रेसिस्टेंस 400। इसमें करंट ज्यादा जाएगा जी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिसमें रेसिस्टेंस कम होता है उसमें करंट ज्यादा जाता है और इसमें करंट कम। ये 400 ओम का है, ये बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। ऐसा भी क्वेश्चन रहता है कि विच वन विल ग्लो मोर ब्रिलियंटली, तो बल्ब वन। या फिर आपको करंट भी निकालने के लिए कह सकता है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा सर्किट का। तो इस सर्किट का यदि निकालेगा, आप देखो यहाँ पर आप कैलकुलेट भी कर सकते। इसका रेजिस्टेंस 200 ओम है और इसका रेजिस्टेंस 400 ओम है, जस्ट डबल है। यानी कि करंट इसमें इसमें जितना भी करंट जाएगा उसका जस्ट डबल करंट इसमें पास करेगा, इसमें करंट डबल पास करेगा। I1 का वैल्यू I2 से दोगुना होगा। निकालते करंट निकालने टू इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे तो आ जाएगा, अब जैसे निकालना है निकालो, 1/200 करके प्लस 1/400, एलसीएम 400, 2+1, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सर्किट का 400/3 ओम आया और नेट वोल्टेज कितना है 150 वोल्ट। सप्लाई तो यही है ना, तो करंट तो यही डिसाइड करेगा। 150 और टोटल रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 400/3, 3 ऊपर चला जाएगा, एक जीरो मारो, ये काटोगे तो 5 से 5 दिया 15, 5 अठे 40, यानी कि 3 दिया 9/8 एम्पियर का करंट निकला। इससे आएगा वैल्यू 3 3 जा 9, 5 या 15, 5 अठे 40, ठीक है 9/8 एम्पियर का। I1 निकालोगे, I1 के लिए वोल्टेज क्या लोगे भाई, अब इन दोनों के अलावा और कोई रेसिस्टर तो सीरीज में है नहीं, इसलिए जो सप्लाई वोल्टेज है वो इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी वही वोल्टेज लिया जाएगा। यानी वोल्टेज कितना लेंगे, I1 के लिए भी वोल्टेज 150 वोल्ट और रेसिस्टेंस 200, यानी कि ये आ गया 3/4 एम्पियर का। देखो तो 5 या 15, 5 का 20, हाँ। और I2 के लिए कितना लोगे जी, I2 के लिए भी लेंगे हम लोग रेसिस्टेंस 400 अब बाई, सॉरी, वोल्टेज 150 बाई रेसिस्टेंस 400, यानी कि 5 या 15, 5 अठे 40, दोनों को जोड़ करके देखो 9/8 एम्पियर आता है कि नहीं, 6/8, 3/8, 9/8 आ गया। अब देखो ये जो करंट है I1 का वैल्यू इससे जस्ट डबल है, 3/8 का दोगुना 3/4 हुआ कि नहीं, 3/8 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आया 3/4 आया, तो 3/8 का जस्ट डबल है कौन 3/4, यानी कि रेसिस्टेंस जितना टाइम्स जिसमें ज्यादा होगा करंट उतना टाइम कम होगा। क्लियर हुआ, नहीं पता नहीं।
पावर पे इसी टाइप का प्रॉब्लम आता है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि एक देखिए, एक बल्ब है जिसका रेटिंग है, वही ले लो, 100 वाट और 200 वोल्ट का है, और इसको जोड़ दिया गया किससे, तो 300 वोल्ट सप्लाई से। क्वेश्चन देख लीजिए, ये रेटिंग है, 100 वाट का बल्ब है और 100 वोल्ट का है। यहां पर आपको बताना है कि कितने ओम का रसिस्टर लगाया जाए। अरे 300 वोल्ट का है, यदि ये नहीं देंगे तो ये फ्यूज नहीं हो जाएगा। ये 200 वोल्ट सप्लाई, कितना, 300 वोल्ट, बल्ब गॉन। तो यहाँ कितना ओम का रसिस्टर लगाया जाए, ये बल्ब फ्यूज होने से जस्ट बच जाए, यानी कि मिनिमम रेसिस्टेंस यहाँ निकालना है, आर का वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। इसका रेसिस्टेंस निकाल लो। इसका रेसिस्टेंस तो कैलकुलेट किया जा सकता है, कैलकुलेट कीजिए। 100 वाट और 200 वोल्ट है, तो रेसिस्टेंस आ जाएगा इसका, फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आएगा, देख लो। इसका रेसिस्टेंस हो जाएगा जी, फी स्क्वायर यानी 200 इंटू 200 और बाई पावर 100, यानी कि 400 ओम का रेसिस्टर है, 400 ओम का रेसिस्टेंस है। सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस निकाल लिया जाए, टोटल रेसिस्टेंस सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बी सी भी मान के कर सकते हो या ऐसे ही कर लो ना, 400 प्लस सीरीज में तो है तो यही ना होगा जी। इसका रेसिस्टेंस हम लोग निकाल लिए, आर इज इक्वल टू 400, और यहाँ लगा दिए आर ओम का रेसिस्टर। तो टोटल रेसिस्टेंस सर्किट का 400 प्लस आर, कितना दे दिए, 300 वोल्ट का दे दिए, दिया गया है हमको सप्लाई। तो नेट करंट जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 300 वोल्ट बाई टोटल कितना, 400 प्लस आर होगा। ये 300 बाई 400 प्लस आर ओम का होगा। अच्छा, अब आइए इसके क्रॉस वोल्टेज यदि हम लोग देखें, इसके क्रॉस वोल्टेज, तो वो 200 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 200 वोल्ट। 200 से वोल्ट ज्यादा होगा तब तो ये खत्म हो जाएगा। इस पॉइंट को ए, इसको बी, इसको सी माने, तो हमारे पास बी ए बी का वैल्यू कितना होना चाहिए, 200 वोल्ट से ज्यादा नहीं। बोलो, 200 वोल्ट से ज्यादा नहीं ना होगा यार, कम रहेगा। लेकिन यहाँ पर मिनिमम वैल्यू ऑफ आर निकालना है, तो यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज हमको लेना पड़ेगा कितना, 200 वोल्ट। और वी ए बी बराबर क्या होता है, वी ए बी इज इक्वल टू, हम लोग पढ़े हैं, आई इंटू आर ए बी। वी ए बी की जगह क्या रखेंगे, 200 इज इक्वल टू आई, हमें नहीं पता है, आर ए बी पता है, ए और बी के बीच कितना ओम का रेसिस्टेंस है, तो 400। तो यानी कि आई का करंट कितना हो जाएगा, 200/400, यानी कि 1/2 एम्पियर का करंट जाना चाहिए। करंट का वैल्यू कितना हो गया, 1/2 एम्पियर। ये कैलकुलेट हम लोग किए हैं, दिया हुआ नहीं था। अब करंट निकल गया, यहाँ पर करंट का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से आई का वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, यहाँ पे लाके डाल दो यार, कितना हो जाएगा, 1/2
इज इक्वल टू 300 बाई 400 प्लस आर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। 400 प्लस आर इज इक्वल टू 600, यानी आर का वैल्यू कितना आया? यहाँ पे 200 ओम का रेसिस्टेंस लगा दें, कम से कम 200 ओम का रेसिस्टर लगा दें मिनिमम। ये आर मिनिमम हुआ। मिनिमम 200 ओम, ज्यादा लगाएंगे तब भी बच जाएगा, कम लगाएंगे तो ये गया। तो कम से कम 200 ओम का रेसिस्टर वहां लगा दिया जाए तो ये बल्ब फ्यूज होने से बच जाएगा। क्लियर हुआ? नहीं? चलिए, ये पावर पे इस टाइप का प्रॉब्लम आता है। अभी 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग ट्राई करना बनाने का। हाँ, एक क्वेश्चन तो दे रहे हैं इसी पर, एक क्वेश्चन तो इसी को रख लो। यहाँ पे हम दे रहे हैं 200 वाट और 100 वोल्ट। यहाँ आर मिनिमम आपको कैलकुलेट करना है, और यहाँ सप्लाई दे दिया कितना, तो 200 वोल्ट का। ठीक है ना? ये मैं वैल्यू 200 वोल्ट के सेल से जोड़ दिया। आर मिनिमम आपको कैलकुलेट करना है। एक क्वेश्चन और लीजिए। बना के व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये वाला ले लीजिए। यहाँ पर एक बल्ब है और इस यहाँ पे भी एक बल्ब है। ये 200 वाट एंड 200 वोल्ट है। ये 400 वाट एंड कितना ले लें, 100 वाट ले लेते हैं। ठीक है ना? सप्लाई दिया गया 100 वोल्ट, 100 वोल्ट का ही ना देंगे। ठीक है ना? 100 वोल्ट सप्लाई जोड़ा गया। ये बल्ब 1 हो गया, ये बल्ब 2 होगा। इसमें I1 और इसमें करंट I2। I1 निकालना है और I2 निकालना है। इससे पता चल जाएगा कि विच बल्ब विल ग्लो मोर ब्रिलियंटली, कौन ज्यादा ग्लो करेगा दोनों में से। कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और इसी पे लेते हैं। ठीक है ना? एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हीट पर और को नोट डाउन कर चुके हैं तो चाहिए। चलो इधर बना दे रहे हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं।
सपोज कीजिए 50 वाट एंड 200 वोल्ट है, ये 100 वाट एंड 100 वोल्ट, या फिर हाँ रहने दो, ठीक है ना। ये दिया हुआ है और यहाँ पे हम लोग जोड़ दिए 400 वोल्ट सप्लाई, 400 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दिया गया। आपसे क्वेश्चन फिर वही है कि यहां पर कितने ओम का रेसिस्टेंस लगाया जाए कि कोई बल्ब फ्यूज ना हो, कोई बल्ब फ्यूज ना हो। क्वेश्चन समझ में आ गए? यहाँ पे कितने ओम का बल्ब लगा, ये कितने ओम का रेसिस्टर लगाया जाए कि बल्ब फ्यूज ना हो। सबसे पहले तो दोनों बल्ब का रेसिस्टेंस निकाल लिया जाए, काम तो वही करना है। रेसिस्टेंस निकालेंगे तो इसका नाम R1 दे दो, इसका नाम R2। R1 का वैल्यू निकलेगा V²/P, यानी कि 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 50। 50 × 200, 4×2 800 ओम हुआ। R2 का वैल्यू कितना होगा जी? 100 इंटू 100/100, यानी कि 100 ओम। 100 ओम। अब ये पॉइंट ए, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, तो 1/RAB निकल जाएगा ना। 1/RAB आपको आएगा, या डायरेक्ट हम निकाल दे रहे हैं, आप लोग कैलकुलेट कीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। 100 आएगा क्या? 800 इंटू 100/900, 800 + 100, 2 0 कट गया, 800/9 ओम का हुआ। तो नेट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट आपको निकलेगा, इधर निकाल, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट हो जाएगा 800/9 ओम, यानी VAB, और प्लस RAB, यानी कि ये हुआ प्लस R। ये टोटल रेसिस्टेंस निकल गया किसका? सर्किट का। अब ये टोटल रेसिस्टेंस जब निकाल लिए तो आप निकाल सकते हो क्या कि मेन करंट कितना हो जाएगा। तो वोल्टेज भी कितना दिया गया है, सप्लाई 400 वोल्ट, और टोटल रेसिस्टेंस हमारा सर्किट का हो जाएगा कितना? इसको सॉल्व थोड़ा कर लो, 800 प्लस 9R/9, यानी यहाँ आया 800 प्लस 9R/9, पलट के ऊपर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लिए। अब यहाँ पे यदि करंट हम लोग निकाल लिए तो अब ये सोचना पड़ेगा कि 400 वोल्ट दिए हैं, ये बल्ब भी यदि ये रेसिस्टेंस नहीं रहे तो ये बल्ब भी फ्यूज हो जाएगा और ये बल्ब भी फ्यूज हो जाएगा, दोनों फ्यूज हो जाएगा ना जी। 100 वोल्ट है या 200 वोल्ट है, सप्लाई कितना है? 400 का, इसको भी 400 मिलेगा। यदि ये रेसिस्टर नहीं रहे तो ये, इसको भी 400 मिलेगा, इसको भी 400 मिलेगा। उस स्थिति में दोनों बल्ब साइमल्टेनियसली उड़ जाएंगे, ब्लो ऑफ। तो हमें यहाँ पर वोल्टेज दोनों को बचाना है, तो वोल्टेज इधर VAB कितना रखना पड़ेगा? 100 वोल्ट की 200 वोल्ट। यदि 200 वोल्ट रखते हो तो ये बल्ब तो बच जाएगा, लेकिन फिर ये खत्म। तो उस स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा कि VAB का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 100 वोल्ट रखना होगा, तभी दोनों बल्ब सरवाइव कर सकते हैं। यानी कि
वी ए बी मस्ट बी 100 वोल्ट, ये पक्की बात है। तभी दोनों बचे। अब 100 वोल्ट जब रख रहा है वी ए बी, तो इसका मतलब कि बीबीसी कितना होना चाहिए? 300 वोल्ट यहाँ खर्च होगा। हाँ, करंट यदि आप देखें तो वी ए बी बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, करंट निकाले बिना तो काम बनेगा नहीं, आई इंटू आर ए बी। आई का वैल्यू हमें नहीं पता है, तो वी ए बी का वैल्यू पता है कितना, 100 वोल्ट रखना है हमको। आई इंटू आर ए बी, आर ए बी का वैल्यू 800/9 ओम निकाले हैं। यहाँ से आई का वैल्यू निकल जाएगा 900/800, 2 जीरो यही उड़ा दो ना, हो जाएगा। एक बार फिर 9/8 एम्पियर का आ रहा है। अब इसको उठा के यहाँ पुट कर दिया जाए इक्वेशन 1 में। तो पुट करेंगे तो आई के जगह यहाँ से, आई के जगह 9/8 = 400 इंटू 9/800 प्लस 9R, 9 से 9 मर गया। अभी कितना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 800 प्लस 9R = 8 × 4 = 32, 3200। तो 9R = 8, उसमें घटा दो, कितना हो जाएगा? 2400। 9R = 24 और 8 32। तो आर का वैल्यू कितना निकला? 2400/9। 9 से काटोगे तो 9 × 2 = 18, 18 और 6 60, 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54, 6 60, 9 × 6 = 54, 2/3 ओम का आएगा। 100 × 18, तो 20 के 0 हाथ लगा दो, 18 तो 20, 3 × 6, 6 × 2 = 8। हाँ ठीक है, इसको काटोगे तो 3 या ऊपर 800, सभी तो हो सकता है। तो 800/3 ओम आ गया, यानी कि 266, 266 होल 2/3 ओम का लगाएंगे और बच जाएंगे दोनों बल्ब। आ रही बात समझ में? देखिए, आइए अब चलते हैं हीटिंग इफेक्ट पर। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या बोलता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखिए इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इलेक्ट्रिसिटी में बहुत मिलेगा, तो इसका रेगुलर रिवीजन, खास करके मेश डायग्राम वाला, जो सर्किट डायग्राम वाला प्रॉब्लम था, उसका ख्याल रखिएगा जी। देखिए, ये क्वेश्चन है कि हाँ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग हीट किन किन बातों पे डिपेंड करता है, हम लोग पढ़े थे। यदि कोई कंडक्टर है, यदि कोई कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है और आपको पता है ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का बना होता है। कंडक्टर से होकर के ही चार्जेस पास कर सकते हैं, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। अब इन्हीं से होकर के इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स मूव करते हैं।
तो जाहिर सी बात है कि ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच कॉलिजन चार्जेस का होना शुरू होगा। अब ये जितना ज्यादा, अब मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पास कराओगे तो वो क्या फ्रिक्वेंटली पास कर जाएगा? नहीं, उसका कॉलिजन होगा तो कॉलिजन के दौरान हीट इवॉल्व होता है, वायर धीरे धीरे गर्म होगा। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि यदि करंट 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए पास कराए तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स, करंट कितना दिया है? 1 एम्पियर का दिया। 1 एम्पियर का करंट देने का मतलब कितना इलेक्ट चार्जेस पास करेंगे 1 सेकंड में? तो करंट इज इक्वल टू एन इंटू ई बाई टी। वैसे तो होता है क्या, क्यू बाई टी, और क्यू बराबर क्या लिखते थे? एन इंटू ई बाई, क्यू बराबर एन इंटू ई। तो क्या हमने यहाँ पर एन इंटू ई का मतलब चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम लेते थे। तो यहाँ पर करंट एन का वैल्यू हमें निकालना है। एन का वैल्यू निकालना है, आई हो गया 1 एम्पियर, एन निकालना है तो एन के लिए एन इंटू चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 बाई टाइम 1 सेकेंड। अभी यदि हम लोग एन का वैल्यू यहां से कैलकुलेट करें तो एन इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये 10 टू द पावर माइनस 19 को ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव से वैल्यू इसका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। हाँ, अब 10 टू द पावर माइनस 19 है तो यहाँ पे ये पॉइंट इसका हटाएंगे, 1 जीरो ऊपर हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा यानी कि 1 जीरो इसमें ले लो तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर 18/16। 4 से काटोगे तो ये 25/4 यानी कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द कंडक्टर। 1 एम्पियर करंट पास करने का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड के लिए कितना? 1 सेकंड के लिए यदि 1 एम्पियर का करंट पास कराए तो कंडक्टर से 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे 1 सेकंड में। अब ये सोच लीजिए कितना ज्यादा भीड़ है। समझ में आई बात? आइए, तो कहने का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स की भीड़ जितनी ज्यादा होगी, पर सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन्स पास ज्यादा करेंगे, आपको कॉलिजन, नंबर ऑफ कॉलिजन उतना ही ज्यादा होगा। नंबर ऑफ कॉलिजन ज्यादा होगा तो हीटेड ज्यादा होगा, ये वायर ज्यादा गर्म होगा। यानी कि हीट किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है? तो एक तो रेसिस्टेंस पे, रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़े थे कि जिस वायर का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, याद कीजिए, जिस वायर का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, रेसिस्टिविटी is directly proportional to resistance, and resistance is inversely proportional to conductivity। कंडक्टिविटी यानी कि करंट पास करने का रेट उतना ही कम होगा, चार्जेस पास होने का रेट कम होगा। किससे आया? तो पढ़े थे R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, ये रो रेसिस्टिविटी होता था। जितना ज्यादा लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को यदि हम लोग कर दें तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी। हुआ कि नहीं हुआ? एरिया और लेंथ को कांस्टेंट कर दें तो जिसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। जैसे कॉपर का रेसिस्टिविटी हम लोग पढ़े थे ऑलमोस्ट 1.62 इंटू 10 टू द पावर-8 ओम मीटर, कॉपर की रेसिस्टिविटी। और एल्यूमिनियम की रेसिस्टिविटी क्या थी? एल्यूमिनियम का रेसिस्टिविटी मेरे ख्याल से 2.63 के आसपास होता है। अब देखो, सेम लेंथ का एल्यूमिनियम का वायर लिए, सेम थिकनेस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कॉपर, और लेंथ और एरिया सेम रख रहे हैं
तो रेसिस्टेंस किस बात पे डिपेंड करेगा? रेसिस्टिविटी पे। जिसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा, यानी एल्यूमिनियम की रेसिस्टिविटी ज्यादा, तो एल्यूमिनियम का रेसिस्टेंस ज्यादा। कॉपर की रेसिस्टिविटी कम, तो कॉपर का रेसिस्टेंस भी कम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉपर का रेसिस्टेंस कम और एल्यूमिनियम का रेसिस्टेंस ज्यादा, तो एल्यूमिनियम से ज्यादा आसानी से करंट पास करेगा या कॉपर से? तो जिसका रेसिस्टेंस कम होता है उसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। तो रेसिस्टेंस जिसका कम, उसका कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका रेसिस्टेंस कम, जिसकी रेसिस्टिविटी कम, रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस भी कम और कंडक्टिविटी ज्यादा। एल्यूमिनियम का देखिए, एल्यूमिनियम का रेसिस्टेंस इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, तो रेसिस्टिविटी ज्यादा है तो रेसिस्टेंस भी ज्यादा होगा, इससे चार्जेस पास करने का रेट कम होगा, यानी कि करंट इससे कम पास करेगा, इससे ज्यादा पास करेगा। लेकिन अब यहां पे इससे जो भी करंट पास करे, रेसिस्टेंस ज्यादा कब होता है? जब नंबर ऑफ कॉलिजन, यानी कि उसकी एटम्स और मॉलिक्यूल के बीच कॉलिजन ज्यादा हो, ज्यादा डेंसिटी रहेगा, ज्यादा होगा। अब यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिकल डेंसिटी की बात, तो यहां पर यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चार्जेस को आगे बढ़ने से जितना रोकेंगे, उतना ज्यादा कॉलिजन होगा, उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। ज्यादा रेसिस्टेंस होने का मतलब कि नंबर ऑफ कॉलिजन ज्यादा हो रहा है, वो वायर गर्म होगा। आप एक सेल ले लेना, और वही रिमोट का, उसमें एक लोहा का वायर ले लो, लोहा का तार आता है, उस लोहे के तार को जोड़ करके उसके बाद छू के देखना, फिर उसको हटा करके एक कॉपर का वायर जोड़ करके देखना कौन ज्यादा गर्म। लोहा का वायर ज्यादा गर्म है, कारण कि उसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा है। रेसिस्टिविटी ज्यादा है तो रेसिस्टेंस ज्यादा है। रेसिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब कि उससे जो चार्जेस पास कर रहे हैं, वहां नंबर ऑफ कॉलिजन ज्यादा होता है। तो ये बात क्लियर क्या हुआ रहा है कि जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा, उसमें नंबर ऑफ कॉलिजन ज्यादा, उसमें हीट भी ज्यादा जनरेट होगा। तो यहां पर एक इफेक्ट मिला क्या, कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, ख्याल करो, रेसिस्टिविटी ज्यादा तो रेसिस्टेंस ज्यादा, रेसिस्टेंस ज्यादा यानी कि नंबर ऑफ कॉलिजन ज्यादा, नंबर ऑफ कॉलिजन ज्यादा तो हीट ज्यादा जनरेट होगा, लेकिन कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो ये कहानी है। पहला बात कि रेसिस्टेंस किस बात पे डिपेंड करता है? तो हीट पर। अरे हीट किस बात पे डिपेंड करता है? तो रेसिस्टेंस पे। और किस पे डिपेंड कर सकता है? तो जरा सोचो, हम लोग निकाल चुके हैं कि 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड में पास करे तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे? पर सेकंड 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए, ये निकाल लिए, इसको याद रखना है। अभी क्या कर रहे हैं? 1 एम्पियर का करंट पास करा रहे हैं। करंट 1 एम्पियर का, कितने समय के लिए? तो टाइम 1 सेकंड के लिए। इससे पर सेकंड इलेक्ट्रॉन कितने पास करेंगे? तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड पास करेंगे जी, पर सेकंड पास करेंगे। अभी यहां पर करंट हम ले लिए क्या? 10 एम्पियर का। कितने समय के लिए? तो वही 1 सेकंड के लिए। अब बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 10 एम्पियर का करंट कितने सेकंड के लिए? 1 सेकंड के लिए। यानी कि 1 सेकंड में 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड में जब इतना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, तो 10 एम्पियर का करंट 1 सेकंड के लिए पास करा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
10 × 6.25 × 10 पर सेकंड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यानी कि ये 10 को मल्टीप्लाई कर दें यहाँ, तो यहाँ 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? 19 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड हो जाएंगे। अब बताओ आप, टाइम तो दोनों में 1-1 सेकंड ही लिया है। पहला वाला कंडीशन में 1 एम्पियर का करंट दे रहे हैं तो इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकंड पास कर रहा है। अब जब हम करंट 10 एम्पियर का कर दिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड पास करेंगे। अब ये भीड़, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटिटी दिख रहा है ये इससे 10 टाइम्स ज्यादा है। तो अब इसमें ज्यादा, इस कंडीशन में ज्यादा कोलिजन होगा कि इसमें होगा? ऑब्वियसली इसमें होगा। इलेक्ट्रॉन टू एटम्स के बीच भी होगा, इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन भी होगा। जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा है। तो एक कैलकुलेशन के मुताबिक हीट जो हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट के बराबर, क्योंकि ये सिर्फ एटम टू एटम, एटम टू चार्ज के बीच ही नहीं हो रहा है, एटम टू इलेक्ट्रॉन के बीच भी नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है। तो इसको एक कैलकुलेशन के मुताबिक हीट स्क्वायर टाइम्स, यानी कि हीट, करंट डबल कर दें तो हीट 4 गुना हो जाएगा, करंट ट्रिपल कर देंगे तो हीट 9 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब यही सिचुएशन बदल गया। 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड के लिए पास कराए। अब क्या कर रहे हैं कि 1 ही एम्पियर का करंट यहां पर 100 सेकंड्स के लिए पास करा दे। समझ में आई बात? तो इसका मतलब 1 सेकंड में जब इतना इलेक्ट्रॉन पास किया तो 2 सेकंड में इसका डबल होगा, 3 सेकंड में इसका 3 गुना हो जाएगा, 10 सेकंड में इसका 10 गुना हो जाएगा, और 100 सेकंड में कितना? 100 टाइम्स। पहले 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन पास किया, नंबर ऑफ कॉलिजन हुआ। फिर अगले सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन पास करेगा, फिर इतना कॉलिजन, उतना कितना टाइम्स? तो 100 सेकंड के लिए तो 100 टाइम्स पर कॉलिजन हो गए। इससे 100 टाइम्स कॉलिजन इसमें ज्यादा होगा। अरे पहले 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन पास किया ना जी, इतना इलेक्ट्रॉन पास किया, फिर अगले 1 सेकंड में फिर इतना ही इलेक्ट्रॉन पास कर गए, तो नंबर ऑफ कॉलिजन दोनों ही स्थिति में 2 गुना हो जाएगा। 100 सेकंड में 100 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यानी कि हीट 3 बातों पे डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस पे, करंट पे और टाइम पे। यानी हम कह सकते हैं कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²R × T। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम लोग हटाते हैं तो ये जो कांस्टेंट रखा जाता है वो एक कैलकुलेटेड वैल्यू होता है। जैसे एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू πr² लेते हैं ना, तो पाई जो कांस्टेंट है वो एक कैलकुलेटेड वैल्यू, वो 22/7 हम लोग लेते हैं। यहाँ पर जो कांस्टेंट लिया जाता है वो 1 लिया जाता है। तो हीट इज इक्वल टू I²R × T, ये फॉर्मूला मिला। आई बात समझ में? नहीं, हीट इज इक्वल टू I²R × T। अब इसी फॉर्मूला से रिलेटेड आपको हीटिंग इफेक्ट पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और एनर्जी कंजम्पशन पे भी हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है ना? ओह थैंक यू। आज अब यहीं पर ठीक है। नाम वाम यार लिखा करो बट, आए हो तो कम से कम लिखो ना कि हाँ हम प्रेजेंट हैं। मरियल की तरफ हम बंद कर देंगे बट